Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all fine. In today's lecture, we are going to discuss the essay of John Ruskin, War. Actually, it was a lecture on war by Mr. John Ruskin. This is taken from the book The Crown of Wild Olive in 1866. So first of all, we see a little introduction about the writer and author of this essay. Actually, he delivered a lecture on this war. This is published in the book The Crown of Wild Olive. So this is taken from that very book. John Ruskin, born on February 8, 1819 in London, England, and died January 20 in 1900. Kiston, Lancashire, England. He is a critic of art, architect, and society who was gifted painter. He was very famous painter as a distinct prose style. His prose style was very famous. He produced a novelty in his style of writing. And an important example of the Victorian age as a prose writer, he was very famous in the era of Victorian age. As a Victorian prose writer, he was get a reputation in the English literature. So let's discuss that what he say about the war. Just he discussed that noble war. He just mark a question that what is the noble war. नोबल वार क्या होती है, कौन सी ऐसी वार है जो नोबल होती है, क्या वार भी नोबल होती है. वार वॉज द फाउंडेशन ऑफ ऑल आर्ट्स. जो भी आर्ट है आपका, जो भी फाउंडेशन जो आर्ट है उसकी जो वजह ही ये वार्स है. अगर ये वार्स नहीं होती तो कभी भी आपके पास ये बड़े बड़े आर्टिस्ट पैदा नहीं होते, आपके पास ये बड़े किले नहीं होते, आपके पास ये बड़ी टेक्निक्स नहीं होती. इन सारी चीज़ों के पीछे एक ही राज है, एक ही कसौटी है, वो है वार. अगर वार नहीं होती तो आपके पास कभी भी आर्ट की फाउंडेशन नहीं बनती. ये इसका बुनियादी पॉइंट, एक बुनियादी नुकता था रस्किन का. He means to say it that it is a foundation of all high virtues and faculties of the man. जो भी आपके हाई वर्चूज़ हैं, आपके बड़े बड़े जो वर्चूज़ हैं, इंसान की जो बड़ी बड़ी फैकल्टीज़ है, वह तभी काम करती है जब जंग होती है, जब ये वार्स होती है, जब इंसान किसी वार में एंगेज होता है या किसी वार के लिए वो तैयार होता है. तो इन सारी चीज़ों की जो वर्चूज़ की फाउंडेशन हो, चाहे वो आर्ट की फाउंडेशन हो, चाहे इंसान की फैकल्टीज़, इंसान की जो उस काम की जो आर्ट की जो फैकल्टीज़ होती है, काम करने का जो गुण होता है, वो भी तभी पैदा होता है जब इंसान किसी वार में एंगेज होता है. इट इज़ प्रैक्टिकल फैक्ट दैट पीस एंड वाइस ऑफ सिविल लाइफ फ्लोरिश टुगेदर. ये जो अमन होता है या जो बुराई होती है या जो जंग होती है, ये दुनिया की ज़िंदगी के साथ दोनों साथ फ्लोरिश होती हैं, दोनों एक साथ ही परवान चढ़ती हैं. दे ऑलवेज फ्लोरिश टुगेदर. All nations realize the truth that war nourishes and invigorates them, whereas peace wastes and daily blights them. हर दुनिया की जो सिविलाइज नेशन वो यही कहती है कि जो जंग होती है उनको नोरिश करती है, उनको उनकी एक नोरिशमेंट होती है, इनविगोरेट करती है, उनको बढ़ाती है, उनकी एक ग्रूमिंग होती है, वो सिर्फ जंग के दौरान होती है. वेयर इज़ द पीस, जो अमन होता है उसको वेस्ट कर देता है, उसको बर्बाद कर देता है. जो भी ग्रेट अचीवमेंट है, जो भी प्रोग्रेस होती है, जो भी डेवलपमेंट होती है, उनकी बुनियादी वजह सिर्फ एक ही है, वो है वार. देयरफॉर नोबल वार. ये आगे जाकर टाइप्स ऑफ वार को भी डिस्कस करेगा. उसमें ये डिफ्रेंशिएट करेगा कि एक्चुअली वार कितनी टाइप्स की होती हैं और वार का बुनियादी काम क्या होता है, या वार की जो इम्पैक्ट होती है वार की वो कितनी होती है, या उसकी जो हाउ द वार इज़ नोबल, के क्या वार भी कभी नोबल हो सकती है. सो उनकी ये अगर पॉइंट देखें तो दैट्स वेरी वैलिड पॉइंट. ये तो एक प्रैक्टिकल फैक्ट है. जहाँ पर अमन होता है तो वहाँ पर आपके पास ये बुराई, ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं.
दूसरी बात ये है कि जो आपकी आर्ट की फाउंडेशन है वो सारी जो ग्रेट प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है आपके आर्ट में, वो जंग की है। तो जंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल आर्ट्स, इसकी ये बुनियादी पॉइंट थी। बट रस्किन डज नॉट रेफर द वॉर ऑफ बारबेरियन और स्कॉटिश बॉर्डर फ्यूड्स और द नेपोलियनिक वार बिकॉज सच वार बिल्ड नथिंग एक्सेप्ट टॉम्स। जो ये वार की बात कर रहा है, जिस नोबल वार की ये बात कर रहा है, वो वार नहीं जिसमें एक बारबेरियन वार होती है, जिसमें यहाँ जो स्कॉटिश बॉर्डर का जो झगड़ा चल रहा है, या जो नेपोलियन की वार हुई, ये जो जंगें होती हैं, या नेपोलियन की जो जंग थी, यहाँ जो इस टाइप की जो जंग होती है, दे बिल्ड नथिंग, ये कोई ऐसी फाउंडेशन नहीं बनाती एक्सेप्ट टॉम्स। वो सिर्फ टॉम्स बनाती है, वो कब्रें बनाती है, वो कब्रिस्तान आबाद करती है, लेकिन उनका सिविलाइजेशन में कोई पार्ट नहीं होता। ही नॉट टॉकिंग अबाउट दीज वार्स, ये जो वार्स बारबेरियन जो मार धाड़ होती है, यहाँ आप किसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ये ही नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वार, ये वार नहीं, ये उस वार की नहीं बात कर रहा है। ये जो वार होती हैं, या जो नेपोलियन की वार थी, उन्होंने सिर्फ आपके टॉम्स आबाद किए, आपके कब्रिस्तान बढ़ाए, लेकिन उन्होंने कोई सिविलाइजेशन में कोई ऐसी फाउंडेशन क्रिएट नहीं की। ही रेफर्स टू creative or noble war which discipline love and ambition and kill evils. he is talking about the noble wars, वो ऐसी noble war जिसमें आपकी जो बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हैं, जो फाउंडेशन बनी है, वो इसी वार में बनी है। यही सबब था कि उन्होंने वार को नोबल वार का, क्योंकि ही क्रिटिसाइज द बारबेरियन वार जो आपके नेपोलियन की वार थी, बट ही रेफर टू द नोबल वार्स। वो कौन सी ऐसी नोबल वार्स हैं, जैसा आई एम अंडरलाइन द नोबल वार विच डिसिप्लिन लव, उसका जो डिसिप्लिन है वो आपका लव, एक प्यार, एक अमन, एक शांति, एम्बिशियस एंड किल इविल्स, वो नोबल वार जो आपकी सोसाइटी की इविल्स किल करती है। इन सच वॉर द नेचुरल इंस्टिंक्ट्स ऑफ सेल्फ डिफेंस आर स्नेक्टेड बाय द नोबलनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड द प्योरिटी ऑफ द हाउस होल्ड विच दे कॉल अपॉन द डिफेंस। इसमें ही जो डिफेंस की क्वालिटी, एक 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 जो आर्ट की फाउंडेशन, या एक प्रोग्रेस की फाउंडेशन, या एक सिविलाइजेशन की आपको इन चीज़ों में एक नोबल वार की होती है। देन ही ये सारी चीज़ें, आपका डिफेंस, जो सेल्फ डिफेंस है, आपकी जो सेल्फ ग्रूमिंग है, जो फाउंडेशंस है, वो इन्हीं वार पे, एक नोबल वार पे, जिसको ये होली वार भी कहता है, उन पे डिपेंडेंट है। देन रस्किन डिवाइड द नोबल वार्स इनटू 3 काइंड्स। अब रस्किन डिवाइड करता है ये सारी जो वार्स होती हैं इनको 3 टाइप्स में। जो नोबल्स वार होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। वो कौन कौन से हैं? वार फॉर एक्सरसाइज और प्ले, ये फर्स्ट टाइप ये डिस्कस करता है। रस्किन कंडेम वार फॉर द सेक ऑफ वार, ही कंडेम एक्चुअली वार फॉर द सेक वार, वो जंग जो सिर्फ जंग के लिए होती है, वो सिर्फ बर्बादी लाती है, कभी भी वो कोई अमन या कोई पीस या कोई लव का एलिमेंट नहीं होता वहाँ पर, सिर्फ तबाही बर्बादी। दैट वार जस्ट बिल्ड योर टॉम्स एंड दैट, वो ये वार होती हैं जो वार फॉर द सेक ऑफ वार होती है, वो सिर्फ आपके कब्रिस्तान आबाद करती है। ही जस्टिफाइज दैट वार विच इज़ अंडरटेकन मोर एज अ प्ले और एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल पावर एंड ए ह्यूमन क्रिएचर देन अ टूल ऑफ वेजियंस अपॉन इनोसेंट पीपल। वो जंग जो इंसान ज़ात टेक इज़ ए प्ले और एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल पावर, यहाँ तो किसी प्ले की तरह या किसी ड्रामे की तरह वो हो, यहाँ तो एक्सरसाइज ऑफ देयर पर्सनल पावर, या उनकी जो पर्सनल पावर की एक्सरसाइज हो। दैट पावर ऑफ ह्यूमन के नेचर देन अ टूल ऑफ विजियंस, ठीक है, ये ना हो कि टूल ऑफ विजियंस अपॉन इनोसेंट पीपल, ये पावर या ये एक्सरसाइज इस तरह ना हो जो आप किसी इनोसेंट पीपल को कुचल दें या उन पे हमला करें, ये ना होना चाहिए। लेकिन ये जो वार है, अगर वार नोबल है तो जस्ट बिल्ड योर फाउंडेशन, उनकी जो सेल्फ डिपेंडेंस होगी वो उन ग्राउंड्स पे होगी। वो ग्राउंड्स आपकी प्रोग्रेस की, आपकी डेवलपमेंट में आगे जाकर चेंजेस इम्प्लीमेंट करेंगी या चेंजेस लाएगी। ये वार नहीं है कि वार सिर्फ आपकी तबाही और बर्बादी के लिए हो, लेकिन अगर ये वार है तो ही इज़ कंडेम दैट वार, जिसको ये सेक ऑफ वार फॉर द सेक ऑफ वार कहता है। इन द पास्ट वार यूज टू बी ए मोर एन एक्सरसाइज देन एनीथिंग एल्स अमंग द क्लासेस हु काज्ड एंड प्रोक्लेम्ड इट। अगर पास्ट में देखें, ये जो सारी जंगें थी या वार थी, दैट्स प्लेज रोल ऑफ एक्सरसाइज, जो क्लासेस में एक्सरसाइज थे। कितनी भी जंगें ऐसी हैं जो सिर्फ आपकी कैपेबिलिटीज़ को, आपकी ह्यूमन नेचर में जो एक स्किल्स होते हैं,
चाहे वो यहाँ कोई भी बड़ी भी फाउंडेशंस हुई हैं, वो पास्ट में आप देखेंगे वो फाउंडेशन उन्होंने एक्सरसाइज की वार, जिन लोगों ने वार को एज एक्सरसाइज लिया है, वहाँ पर आपके पास एक फाउंडेशन मिलेगी, एक डेवलपमेंट नज़र आएगी। वहाँ उन्हीं फाउंडेशन पे, डेवलपमेंट पे आपकी एक तहज़ीब, एक सिविलाइजेशन बिल्ड होती है। टू द गवर्नर एंड द सोल्जर इट हैड ऑलवेज बीन ए ग्रांड पास टाइम। ये तो रूरल के लिए या सोल्जर के लिए एक बड़ा अच्छा वक्त होता था। कोई भी जंग होती थी तो आप डेफिनेटली अगर आप डिफेंस में जाएंगे, अपने डिफेंस के लिए वो चीज़ें बिल्डअप करेंगे, चाहे आपके बड़े कोट हो, किले हो, आपके पास तीर अंदाजी का आर्ट हो, या आपके पास तलवारबाजी का अंदाज़ हो, या सोल्जर अपने आप को फिट रखेंगे, बिल्डअप करेंगे, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए काम करेंगे, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, इन्हीं सारी चीज़ों के थ्रू आपकी डेवलपमेंट होगी, आपकी बिल्डिंगें बड़ी होगी, आपके कंपाउंड वॉल्स बड़े होंगे, या आपके पास ज़्यादा ये आर्मेड टाइप की जो टायर होगी, आप उस चीज़ों में जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके आर्ट हैं, ये इसकी फाउंडेशन, ये एक जंग है। क्योंकि ये क्यों चीज़ें आप बना रहे हैं, क्योंकि यू नीड अ डिफेंस, यू हैव टू डिफेंस योर किंगडम। देयरफॉर ये जो जंग होती है गवर्नर के लिए या रूरल के लिए या सोल्जर के लिए बहुत अच्छी होती है। No king whose mind was fully occupied with the development of the inner resources of his kingdom ever entered into war except under compulsion। कोई भी रूलर, कोई भी किंग तब तक वो फुली ऑक्यूपाइड नहीं होगा जब तक उसको ये खौफ नहीं है कि हाउ टू स्ट्रेंथन हिज एम्पायर, किस तरह वो अपनी एम्पायर को स्ट्रेंथन करे, किस तरह उसको पावरफुल बनाए। अगर उसके जहन में ये ना हो, खौफ हो, डर ना हो कि कोई भी हमला हो सकता, तो डेफिनेटली द किंग विल डेवलप ओन हिज ओन स्टेट, जिसमें वो सारी डिफेंस की चीज़ें, सारी वो चीज़ें बनाएगा जो एक स्टेट के लिए ज़रूरी है, उसके डिफेंस के लिए ज़रूरी है। जब तक वो वार में इंगेज नहीं होगा, जब तक कोई वार नहीं होगा, ही नेवर डेवलप द कंडीशन, और यहाँ तो कोई कंडीशन डेवलप ही नहीं होगी उस स्टेट की। मोर एवर उसके वहाँ पर कोई फाउंडेशन ही नहीं होगी अगर कोई आपकी लड़ाई नहीं है या कोई किसी वार में, जब तक आपका किंग इन्वॉल्व नहीं है। सो जब वो इन्वॉल्व होगा तो आपके पास बड़ी बड़ी फाउंडेशन होगी। किसकी फाउंडेशन? आर्ट की हो, चाहे आपके पास ये कैसल बने या महल बने या आपके ये जो किले बने, जो आपकी ये बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, देखिए हमारे पास भी हैं, ये जो इन पास टाइम में जो किंग थे वो बनाते थे। ये एक अब शाहकार हैं आर्ट के, आर्किटेक्ट के। No youth who was sincerely busy with any peaceful subject of study ever become a soldier. No youth who was sincerely busy with any peaceful subject of study ever become a soldier. जो यूथ है, आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है जो उनकी पर्सनल नॉरिशमेंट के लिए ज़रूरी है, तो ये समझें वो भी बर्बाद हो जाएंगे। उनकी कोई ऐसी ग्रूमिंग नहीं होगी, क्योंकि आप एक स्टेट हैं, स्टेट को सोल्जर चाहिए, उनके लिए एक डिफेंस चाहिए। तो आपके पास जो यूथ है, जो एसेट्स ऑफ यूथ हैं, या जो यूथ का आपके पास जो हेड है, आप उनको इन चीज़ों में इन्वॉल्व करेंगे। फाइटिंग इज़ इम्प्लेंटेड इन ह्यूमन नेचर। ये ह्यूमन नेचर है, लड़ाई की नेचर या ये जंगजू जो नेचर है, ये ह्यूमन नेचर है। ये शुरू से ही एक एलिमेंट इंसान के अंदर, इंसान की डेटा में, इंसान की जीन में पाया जाता है। एंड एंड्स फॉर ऑल द हेल्दी मैन, हर सेहतमंद इंसान के लिए ज़रूरी है। फेयर फाइट इज़ द बेस्ट प्ले एंड दैट टूर्नामेंट वाज बेटर गेम देन द स्टीबल चेस। फेयर प्ले, फेयर फाइट, एक अच्छी लड़ाई, चाहे वो तलवार के थ्रू हो, चाहे तीर अंदाजी के थ्रू हो, ये इंसान के लिए एक अच्छा टूर्नामेंट है। एक ऐसी गेम है, ऐसी आपके पास गेम है जो आपको एक अच्छा सोल्जर बनाएगी, एक अच्छा इंसान बनाएगी। रादर देन स्टीबल चेस, सिंपली जो चेज़ होती है, जो बैठ कर आप किसी प्लेस पे खेलते हैं, उससे ज़्यादा है आप फ़ाइट में लेंगे तो आपके पास वो आर्ट आएगा, आप अपने आप को बिल्डअप करेंगे, उस तरह उस कंडीशन की सर्कमस्टांसेस में आप अपने आप को बिल्डअप करेंगे। ये इसका बुनियादी नुक्ता था रस्कन का। ओनली द गेम ऑफ वार इज़ जस्टिफाइबल इन विच द फुल पर्सनल पावर ऑफ ह्यूमन क्रिएचर इज़ ब्रॉट आउट इनटू मैनेजमेंट ऑफ इट्स वेपन। सिर्फ एक ही गेम है
जो वार है जिसमें आपके जो पर्सनल पावर, जो ह्यूमन क्रिएचर के पावर होते हैं वो लाते हैं, ये सारे पावर आप कहाँ पर इस्तेमाल करने हैं? टू इट्स वीपन्स, किस तरह के वीपन्स आपको चाहिए। देखिए ये पास्ट टाइम में ये होता था, तीर तलवारें ये सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करनी होती है, बिकॉज यू हैव टू डिफेंड योर स्टेट, योर एम्पायर। सो इनमें ये सारी आपकी जो बिल्डअप होती है, ये बड़े बड़े आपके फाउंडेशन ऑफ आर्ट की एक शाहकार एग्जाम्पल होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रस्किन यही पॉइंट इसकी है कि अगर ये जो ओनली द गेम ऑफ वार जो जस्टिफाइबल है, ओनली जो वार ऑफ गेम जस्टिफाइबल तब है जब आपकी ये सारी एनर्जी, सारा पावर, सारी मैनेजमेंट आपके वीपन्स की तरफ, वीपन्स को बनाने के तरफ है या आपके डिफेंस की तरफ है। देयर आर 3 रीज़न फॉर दिस, उसके 3 सबब हैं। द फर्स्ट ग्रेट जस्टिफिकेशन ऑफ गेम इज़ दैट वेन वेल प्लेड, या तो अच्छी तरीके से प्ले की जाए इस तरह, देन एंड इट डिटरमाइंस, ठीक है, ये वो डिटरमाइन करती है, क्या डिटरमाइन करती है, जो आपकी एक गेम ऑफ वार होती है। हु इज़ द बेस्ट मैन, आप में से कौन बेहतरीन है, कौन अच्छे तरीके से लड़ सकता है। एंड हु इज़ द मोस्ट फेयरलेस, कौन बेखौफी से, बहादुरी से लड़ता है। एंड द स्वीटेस्ट ऑफ आईज एंड हैंड, कौन अच्छा है नज़र, कौन अच्छा है इन सारी चीज़ों में, तीरंदाजी हो चाहे और या तलवारबाजी हो, इन चीज़ों में सबसे अच्छा बंदा कौन है, दलेर कौन है, बहादुर कौन है, बहादुरी से कौन लड़ता, फेयरलेस कौन है, कौन अच्छे तरीके से, कौन डिटरमाइन है, कौन आखिर तक ये डटे रहता है अपने महाज पे, अपनी लड़ाई के साथ। The issue of the battle must not depend on the longest gun or the best gun power, but on the firmness of frame and fairness of hand. ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके पास कितने वीपन्स हैं, कौन से वीपन्स हैं, कितना गन है, कितने आपके पास वीपन्स हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है आप उन वीपन्स को किस तरह चलाते हैं, उन वीपन्स में आप कितने माहिर हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखें, ये एक क्वालिटी होती है किसी भी सोल्जर की, कि आपका निशाना कितना अच्छा है, या आप तीरंदाजी में कितना अच्छा है, आप किस तरह अपने टारगेट को हिट करते हैं, या जो आपकी जो तलवारबाजी वो कितनी इतनी स्ट्रांग है, उसमें आपका हाथ कैसे चलता है। द अदर 2 रीज़न, उसके जो 2 सबब हैं वो कौन से हैं? फॉर दिस मोड ऑफ डिसीजन आर द लेसनिंग ऑफ मटेरियल एंड डिस्ट्रक्टनेस और कॉस्ट एंड द फिज़िकल डिस्ट्रेस ऑफ वार। फिज़िकल डिस्ट्रेस ऑफ वार, जो वार डेफिनेटली जो जंग होती है उसमें आपके पास काफ़ी नुकसानात, काफ़ी डिस्ट्रक्शन आपको फेस करनी पड़ती है, क्योंकि आप डेफिनेटली एक रिवर्ड में एक कंट्रोवर्शन के साथ हैं। लेकिन जो फर्स्ट इसका जो सबब है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है, दैट हाउ यू मैनेज योर वीपन्स एंड हाउ यू यूज़ देम। उसके बाद ये सेकंड टाइप जो डिस्कस करता है वार का, वो है वार ऑफ डोमिनियन। इस सेकंड टाइप में बताता है दिस इज़ द कॉमन टाइप ऑफ वार, ये एक कॉमन टाइप है इस वार का। द रियल मोटिव फॉर सच ए वार इज़ नॉट अनहोली बिकॉज ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली नोबल। इस वार के पीछे आपका कोई अनहोली, कोई ऐसा बुरा एक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि ह्यूमन नेचर इज़ एसेंशियली नोबल, बेसिकली आप अपनी नेचर में ह्यूमन इज़ एक नोबल, एक नोबल क्रिएचर है। बट वेन दिस नोबिलिटी इज़ फॉरगेटन, जब आप इस नोबिलिटी को भूल जाते हैं, मैन बिगिनस टू कमिट फोलीज एंड सिंस, उसके बाद जब आप ये नोबलनेस की क्वालिटी, नोबल एलिमेंट्स आप भूल जाते हैं, तो आप नोबिलिटी भूल जाते हैं, तो उसके बाद आप फोलीज एंड सिंस आप गुनाह करते हैं, आप वो काम करते हैं जो बीइंग ए नोबल पर्सनैलिटी आपको नहीं करना चाहिए, नोबल क्रिएचर के तौर पर आपको नहीं करना चाहिए। Then Ruskin says that the king and the princes are free to extend their dominion, but they should gentlest and the most generous of all nobles. ये जो आपके किंग्स होते हैं या आपके जो प्रिंसेस होते हैं, जो शहजादे होते हैं या जो रूरल होते हैं, they should be free to extend their dominate. They should dominate, but they should be a gentle and most generous of all nobles. उस सबसे, अगर रूरल है, आपका किंग है या आपका जो प्रिंस है, वो उस तरह का नोबल होना चाहिए, क्योंकि उसकी जो पोजीशन है, जो डेजिग्नेशन है, वो उस लेवल की है, उसको उस लेवल का बनना चाहिए। इफ़ द रूरल हैड एनी आइडिया ऑफ वेलफेयर फॉर देयर सब्जेक्ट्स, अगर कोई रूरल आपके जो किंग है, आपके जो रूलिंग आपका
प्रिंसेस है, उसके पास कोई वेलफेयर के लिए कोई ऐसा नोबल कॉज है, सब्जेक्ट है, द वार ऑफ देयर इंक्रीज ऑफ पावर, द वार फॉर द इंक्रीज ऑफ द पावर वुड नॉट हैव टेकन प्लेस। अगर उनके पास कोई बड़ा सब्जेक्ट होगा काम करने के लिए, अपनी लोगों की वेलफेयर के लिए, तो वो कभी भी इन वार में इंगेज नहीं होगा। ही नेवर थिंक अबाउट दैट दिस टाइप ऑफ द वार, क्योंकि उसके पास अभी ये बड़ा काज है कि जो वार्स होती है वो सिर्फ एक डिस्ट्रक्शन होती है अगर आपका किंग, आपके रूलिंग क्लास के पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई नोबल काज होगा। इफ़ द रूलर निगलेक्ट हिज सब्जेक्ट एंड रिवील्स ओनली इन एक्सटेंडिंग हिज टेरिटरी ही इज़ फीलिंग इन हिज ड्यूटी। अगर आपके किंग के पास ये कोई सबब ही नहीं है दैट हाउ टू हेल्प, हाउ टू वेलफेयर द पीपल ऑफ हिज ओन स्टेट, तो वो सिर्फ एक ही काम के पीछे होगा, एक ही मकसद के पीछे होगा, जस्ट ही एक्सपेंड हिज टेरिटरी, अपनी सुल्तनत को बढ़ाएगा। और जो इसकी नोबल ड्यूटी है कि इसकी नोबल ड्यूटी इनकी होती है कि टू सर्व इज ह्यूमन, उसमें वो फेल हो जाएगा, सिर्फ अपनी सुल्तनत, अपनी टेरिटरी को, अपनी किंगडम को बढ़ाएगा। जो इसका असल जो ऐन मकसद है यही है दैट ही शुड हेल्प इज एंड ही शुड सर्व टू हिज नेशन, लेकिन उसमें वो फेल हो जाएगा। To hear the complaints of numerous people, to make laws for them and lead them in pure life is a big work for king and he should concentrate on this. सबसे इम्पोर्टेंट जो जॉब होती है किसी भी किंग के लिए, वो बैठे लोगों के मसाइल हल करे, सुने, लोगों को सुने और उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी बेटरमेंट के लिए लॉ बनाए। ठीक है, उनकी जो उसकी जो बेहतरी के लिए जो काम होता है, लॉज बनाने होते हैं या उनके लिए, लोगों के लिए कोई काम करना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट जॉब है किसी भी रूरल के लिए, किसी भी किंग के लिए, किसी भी प्रिंस के लिए, अकॉर्डिंग टू रस्किन। इन दिस कनेक्शन रस्किन डिफाइंस ट्रू पावर। जो ट्रू पावर होता है एक्चुअली किसी किंग का या किसी रूलर का, वो क्या होता है, हकीकी जो पावर हो। ही सेज दैट इट डज नॉट depend either on multitude of men or an extent of territory। आपका ये जो ट्रू पावर है वो ये नहीं है कि आपके पास कितनी बड़ी सुल्तनत है, आप कितनी गिलों पर आपने आकूपाई किया, कितने हिस्सों पर आपने कब्ज़ा किया, ये नहीं है, या आपकी कितनी बड़ी सल्तनत है। इट इज़ रॉन्ग टू सपोज दैट नेशन बिकम स्ट्रांग अकॉर्डिंग टू द नंबर। आपकी जो स्ट्रेंथ है वो यही है कि आपके पास इतनी बड़ी फौज है, इतना बड़े सोल्जर्स हैं आपके पास, इतनी बड़ी आपकी स्टेट है, इतने एरियाज तक आपकी जो सुल्तनत वो फैली हुई है, तो आप ये समझ रहे हैं कि आप एक स्ट्रांग है। नो, दैट्स रॉन्ग परसेप्शन ऑफ द किंगडम। यू हैव टू सी दैट कि आपकी ये स्ट्रेंथ है या ये पावर नहीं है, या आपकी सक्सेस की ये साइन नहीं है कि आपके पास बड़ी टेरिटरी, बड़ी सुल्तनत है, अकॉर्डिंग टू मिस्टर बर्टन रसल। दे बिकम स्ट्रांग ओनली इफ these numbers are one mind। अगर उन्हीं स्टेट में एक यूनिटी है, लोग आपसे खुश हैं, बीइंग अ किंग, अगर आपके लोग आपसे खुश हैं, आपके किसी भी डिसीजन पे लबैक कहते हैं, तो ये सबसे बड़ी कामयाबी है। व्हेन यू आर इन यूनिटी, व्हेन योर होल नंबर इज वन माइंड, एक ही सोच, एक ही नज़रिया आपके पास है। बट मेयर नंबर इज़ नॉट सफिशेंट। सिर्फ नंबर सफिशेंट नहीं है, आप में वो यूनिटी होनी चाहिए। ए लिटिल ग्रुप ऑफ वाइज हर्ट इज़ बेटर देन विल्डरनेस ऑफ फुल ऑफ फूल्स। एक खूबसूरत दिल, एक खूबसूरत दिल या एक खूबसूरत आइडिया या एक खूबसूरत सोच, वो बेहतर है कि आप इतने बड़े फूल से बेवकूफ़ी की फ़ौज, बड़ा जंगल लेकर साथ चल रहे हैं। इससे बेहतर है आप एक अच्छी सल्तनत बनाएं जिसमें आपके लोग भी खुश हो और आप एक यूनिटी के साथ, एक वन माइंड के साथ हो। ओनली दैट नेशन गेन्स टेरिटरी विच गेन सेल्फ। ये अगर चीज़ें आपके पास है तो आप एक ऐसी टेरिटरी में, एक ऐसी स्टेट में, एक ऐसी एम्पायर में होंगे जिसमें आप ये ज़रूर कहेंगे दैट योर वार इज़ फेयर, द वार ऑफ डोमिनेशन इज़ फेयर। आप उसको जस्टिफाई करेंगे। अब ये जो थर्ड पार्ट है जो वार फॉर डिफेंस के लिए होती है, वो कौन सी होती है? जो थर्ड टाइप ऑफ वार में ये डिस्कस करता है। द थर्ड काइंड ऑफ वार दैट रस्किन कॉल इज़ अ नोबल डीड। ये जो वार ऑफ डिफेंस है
जिसको ये नोबल वार भी कहता है। दैट्स अ नोबल डीड, ये सबसे नोबल डीड है। क्यों? इज़ द वार फॉर डिफेंस, ये आप डिफेंस के लिए वार करते हैं। ये देखिए पहले जो हमने वार डिस्कस की सेकंड पोर्शन में, वो वार सिर्फ आप इसीलिए करते हैं कि आप अपनी टेरिटरी को बढ़ाते हैं, आप अपनी किंगडम को बढ़ाते हैं। ये इस ज़्यादा बढ़ाने के चक्कर में आप लोगों पर हमले करते हैं, लोगों को ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन ये एक साइन नहीं है कि दैट यू आर सक्सेसफुल रूरर, या अच्छे रूरर हैं, या आपकी टेरिटरी बड़ी है, या आपके पास जो मिलिट्री है वो बड़ी है। नहीं, आपके जो स्टेट में लोग हैं, आपके एम्पायर में जो लोग हैं, क्या वो आपसे खुश हैं? क्या जो आपके डिसीजन है उसके लिए खुश हैं? क्या आप जो काम कर रहे हैं वाकई आप लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं? अगर वो आप काम कर रहे हैं तो यू आर अ सक्सेसफुल किंग। लेकिन नहीं, तो आपकी ये मैटर नहीं करता कि आपके पास लोग कितने हैं, लेकिन आपसे लोग कितने खुश हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये जो थर्ड पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है इसमें, वार ऐसे में जो ये डिस्कस करता है, वार फॉर डिफेंस विच ही कॉल्ड द नोबल डीड। इट इज़ द वॉर waged simply for the defense of country in which we were born and for the maintenance and execution of her laws by whomsoever। आप जिस कंट्री में हैं, जो आप जिस मदर लैंड में हैं, आप उसके डिफेंस के लिए, उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो ये सबसे बड़ा नोबल काज है। क्योंकि आप अपने ये जो डिफेंस है आप किसका कर रहे हैं? आप डिफेंस अपने आप उन टेरिटरी का कर रहे हैं, उन स्टेट का कर रहे हैं जिसमें आप हैं, जो आपकी एक साइन है, जो आपकी एक आइडेंटिटी है, जिसको ये कहता है लॉज बाय हुम एवर थ्रेटन आर डिफीट। आप जिसको अगर आप पास कोई हमला कर रहा है, या आपके पास कोई जंग के लिए तैयार, अगर आप उसकी डिफेंस करते हैं उसका, तो ये सबसे बड़ा नोबल काज है आपका। ये नोबल वार होती है, जो वार फॉर डिफेंस होती है अपने मुल्क के लिए, अपनी कंट्री के लिए। दीज पर्सन शुड एक्ट एज ए सेंटिमेंटल बींग्स। आप सेंटिमेंटल होना चाहिए, आपके पास एक जज्बा होना चाहिए अपने स्टेट की डिफेंस के लिए। बिकॉज इट इज़ ऑन द होल द लव ऑफ एडवेंचर, लव ऑफ फाइन ड्रेस, लव ऑफ द प्राइड ऑफ फेम विच इज़ चीफली मेक ए बॉय लाइक ए गोइंग टू गॉड्स बेटर देन इन टू द काउंटिंग हाउस। आप बिल्कुल एक आर्मडी सोल्जर में बहादुरी से जाकर अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, आप अपने मुल्क की डिफेंस के लिए काम करते हैं, तो ये सबसे अहम एंड नोबल डीड है, बजाय इनके आप घर में बैठकर उसको देखें। अगर आप जवान हैं, आप अपने स्टेट के लिए काम नहीं करते, अगर आपके अपने मुल्क के लिए, उसके डिफेंस के लिए अगर आपके पास सेंटिमेंट्स नहीं है, दैट यू आर फ्यूटाइल पीपल इन दैट कंट्री और इन दैट नेशन और इन दैट टेरिटरी। देयरफॉर फॉर देयर ऑनर, स्टेट के ऑनर के लिए, आप अपने मुल्क के ऑनर के लिए, उसके वक़ार के लिए, दैट ऑफ देयर फैमिलिटीज़ दे शुड चूज़ ब्रेव डेथ इन रेड कोट इन प्रेफरेंस टू ब्रेव लाइफ इन ब्लैक कोट। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने मुल्क के लिए, अज़मत के लिए, शान के लिए अगर आपकी जान चली जाती है, तो इनसे बड़ा और कोई नोबल काज हो ही नहीं सकता कि आपकी लपटी हुई लाश किसी रेड कोट में उसी फ्लैग के साथ अगर आपको कफन दिया जाए, आपको दफन किया जाए, आप उस ब्लैक कोट में, जो ब्लैक कोट आपने क्यों पहना था? क्योंकि आपने ये ब्लैक कोट इसीलिए पहना था दैट यू विल डिफेंड योर कंट्री। अगर उस कंट्री के डिफेंस में, आपके स्टेट के डिफेंस में अगर आपकी जान चली जाती है, तो ये सबसे बड़ा नोबल काज होगा, विच ही से दैट इज़ नोबल डीड। अगर डिफेंस में आपकी जान चली जाती है अपने मुल्क के लिए, तो ये सबसे बड़ी कुर्बानी होती है। द सोल्जर हु डेडिकेट देयर लाइफ टू कॉज ऑफ देयर कंट्री, वो जो सोल्जर, वो सिपाही जो अपनी ज़िंदगी गवा देते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के वक़ार के लिए, उसके डिफेंस के लिए, अपने मुल्क की अज़मत के लिए, अपनी मिट्टी के लिए, तो ये सबसे बड़ा नोबल काज है। फील दैट द वॉर्स फॉट बाय देम आर ऑलवेज फॉर द कॉज ऑफ द गुड। ये जो जंग लड़ी जाती है अपने मुल्क के वक़ार के लिए, उसके आबरू के लिए, उसकी अज़मत के लिए, तो ये सबसे बड़ी नोबल वार है अकॉर्डिंग टू रस्किन। बट रस्किन फील दैट द सोल्जर हु हैव टू फाइट एट द ऑर्डर ऑफ अदर्स हैव टू लेबर अंडर फ्रॉम स्लेवरी। ये जो सिपाही होते हैं, ये सिर्फ अपने बॉस को, अपने लीडर के अकॉर्डिंग फ़ाइट करते हैं, जो उसका लीडर कहे वो करेंगे, तो ये स्लेव हैं, ये स्लेवरी की एक साइन है। अगर आप सोल्जर हैं, आपके पास अपने जज्बे नहीं है, अपने कोई विजडम नहीं है, कोई सोच नहीं है कि दैट हाउ टू डिफेंड
द कंट्री, यहाँ जो डिफेंस की लड़ाई है कैसे लड़ी जाती है, हाउ टू डिफेंड द कंट्री या टेरेटरी। तो आप एक स्लेव हैं, आप सिर्फ दूसरों का जो आर्डर है उसको फॉलो कर रहे हैं, वो भी ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, विच ही क्रिटिसाइज द रूलर एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, द पर्सन हु गवर्न आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट मैन। ये जो आपके रूलर होते हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है या जो आपके पास रूलिंग क्लास है, ये हमेशा कोई अच्छे बंदे नहीं होते या कोई ये सिंसियर नहीं है, वो सिर्फ आपको इस काज के लिए लड़ाते हैं। लेकिन जिस काज में आप जा रहे हो वो काज में अगर आप अपनी विल से जा रहे हो तो ये सबसे बड़ा नोबल डीड है, सबसे बड़ा अच्छा काम है। एंड इट इज़ द हु डिसाइड वियर द सोल्जर हैव टू फाइट। अगर वो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन आपके रूरल ही डिसाइड करेंगे आपको कहाँ लड़ना है, किस जगह पे फाइट करनी है, तो ये कभी भी आपके फेवर में नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपकी विल नहीं है। अगर आप ब्लैक कोट के साथ ये गन उठाकर निकलते हैं अपने डिफेंस के लिए, अपनी कंट्री के लिए, तो ये सबसे बड़ा नोबल काज है, बिना के विदाउट द दैट कमांड ऑफ एनी अदर पर्सन। जो आपके रूरल या एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हुक्म के बगैर ही अगर आप जाते हैं, दैट्स द नोबल काज। Therefore the guidance and the leaders of the soldier need to be noble and righteous people। जो आपके गाइड्स होते हैं, जो आपके गाइडर होते हैं या जो आपको हुक्म देने वाले हैं, उनको नोबल होना चाहिए, उस लेवल का होनी चाहिए। पैसिव ओबीडेंस इज़ नॉट द आइडियल ऑफ सोल्जरशिप। ये पैसिव जो ओबीडेंस होते हैं, बस जो हुक्म मिला आपके कमांड में यस सर, जिस पे आप लबे कहें, तो ये आपकी सोल्जरशिप के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर आप सोल्जर नहीं हैं, फिर आप बहादुर नहीं हैं जो आप दूसरों की उंगलियों पे चलते हैं या दूसरों के इशारे पे चलते हैं, दूसरों की कमांड पे चलते हैं। देयरफॉर आपके जो सोल्जर हैं या जो सोल्जर को गाइड करने वाले गाइडर हैं, उनको एक नोबल बनना पड़ेगा, उस नोबल काम के लिए नोबल बनना पड़ेगा। आइडियल एज सेपरेशन बिटवीन सिविल एंड मिलिट्री ड्यूटीज़। जो सिविल ड्यूटी होती है या मिलिट्री की ड्यूटीज़ होती है, ब्रेव मैन फाइट एंड कावर्ड्स थिंकिंग एंड डायरेक्टिंग। जो ब्रेव में होते हैं वो हमेशा फाइट करते हैं, जो कावर्ड होते हैं वो सिर्फ आपको डिक्टेशन देते हैं या जो आपको सिर्फ इशारे देते हैं। इट्स नॉट ए हैप्पी स्टेट ऑफ थिंग। ये कोई अच्छी नहीं स्टेट है या हैप्पी स्टेट नहीं है। टू इनेबल देयर कंट्री, आप अपनी कंट्री के लिए, अपने स्टेट के लिए, अपने टेरिटरी के लिए, द सोल्जर शुड बी इंडस्ट्रियस, दे शुड थिंक एंड दे फील एज वेल एज फाइट फॉर देयर कंट्री। उनको सोचना चाहिए, उनको ग्रूम करना चाहिए, उनके पास एक सोच का एलिमेंट होना चाहिए, उनके पास एक विज़न होना चाहिए अपने स्टेट के लिए, अपने स्टेट के डिफेंस के लिए। यहाँ जो नोबल काज है जिसमें उसकी जान भी चली जाए, क्यों जान चली जाएगी, क्योंकि वो उस नोबल काज के लिए जान दे रहे हैं जिसमें उसके स्टेट की अजमत और आबरू है। सो थैंक यू सो मच। ये था रस्किन का ऐसे जो वार पे था। वार कितने टाइप्स की है, वार की बुनियादी कितने अक़साम हैं, या क्यों जो वार है वो नोबल हो सकती है, या जो आर्ट है आपका वो क्यों उनके